आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग हमारी टीम मौजूद है निज़ामाबाद कस्बे में। हमारे साथ राजीव यादव जी हैं जो निज़ामाबाद विधानसभा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रह चुके हैं। ये जो जस्ट प्रीवियस इलेक्शन था 2022 का, इसमें निर्दलीय कैंडिडेट रह चुके हैं और ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से एक्टिविज़म करते हैं। सोशल जो करप्शन होता है, सोशल इनजस्टिस है, सामाजिक अन्याय है, उसके बारे में आवाज़ उठाते हैं। और स्पेशली इनका ये मुद्दा है जो आजमगढ़ को आतंक का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी तो तमाम चीज़ों को लेकर के योगी आदित्यनाथ या भाजपा की गवर्नमेंट जिस तरीके से जोड़ती है इसको कि आतंक का गढ़ है, ये बता करके यहाँ पे विकास भी उस तरीके का नहीं किया जाता है या उसको डिस्क्लेम्ड छोड़ दिया जाता है, लावारिस छोड़ दिया जाता है। तो जो एक्यूज्ड हैं, जिनको इस तरीके के मामलों में फंसाया जा रहा है या जिनको ATS के लोग उठा लेते हैं, तो उनकी भी बातें ये राजीव यादव जी बहुत मुखरता के साथ, बहुत वोकल होकर के उठाते हैं। बहुत सारे लोगों की रिहाई भी की है। तो सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ। राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। तो मैं राजू भाई से कई तरीके के सवाल पूछूंगा चूंकि 2024 का इलेक्शन सामने है, उसको भी लेकर के जिस तरीके से सियासी गर्मी तेज़ हो गई है। और हाँ, एक बात मैं ये भी बता दूं राजू भाई, किसानों को लेकर के भी आवाज़ उठाते रहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर के भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बताया था कि किसानों की आमदनी डबल कर दी जाएगी। उनका MSP जो अभी 2020-21 में किसानों ने एक बड़ा मास आंदोलन किया था, तो 1 साल तक आंदोलन चला था। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वादा किया कि मैं आपकी MSP को गारंटी करूंगा और जो आपकी कई फसलें बची हुई हैं उसको भी मैं MSP के अंदर लेके आऊंगा। तो उन सारी चीज़ों पे सिर्फ वादा ही रहा, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, एक तरीके से धोखा ही था। तो इन सारे मुद्दों पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले राजू भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा 2024 में आपको क्या लग रहा, कौन सी पार्टी आ सकती है, आपको क्या प्रॉस्पेक्ट लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं जिया न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा आप सबका कि आपने हमको बातचीत का मौका दिया। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को, मतदाता को चुनने का अधिकार है। और हमें लगता है कि भारत की जनता जो है, जो पूरे देश में जिस तरह का बीजेपी के ने माहौल बना दिया है, जो नफ़रत का माहौल यहाँ खड़ा किया है, जो यहाँ किसान की अभी बात कर रहे थे आप, नौजवान की बात कर रहे थे आप, 20 लाख नौजवान जो है हम B.Ed की जो लगातार जो उसमें उनके पढ़ता है और वो बेरोजगार हो जाता है। तो मामला इस बात का है कि इन तमाम सवालों को लेकर हमको लगता है कि मतदाता जो है अपना जो है मताधिकार का प्रयोग करेगा। और ख़ास तौर पर जो ये इलेक्शन जो है भारत के लिए, इसकी डेमोक्रेसी के लिए, इसके संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण इलेक्शन है। क्योंकि लगातार ये जो सरकार है, लगातार जो गैर कानूनी चीज़ें हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बना करके उन गैर कानूनी चीज़ों को हमारे ऊपर लाद रही है। जैसे आपने कहा ना कि किसान 13 महीने तक धरने पे बैठे थे कि एक 3 काला कानून इन्होंने थोप दिया और कहा कि हम किसानों के लिए दे रहे हैं। किसान ने मांगा ही नहीं था। किसान आप जो मांगता है वो नहीं देते हैं। आप वो दारू की दुकान नहीं मांगता है, लेकिन आप हर जगह दारू की दुकान खोल देंगे। जो है आप टोल नहीं मांगता है, हर जगह टोल आप लगा देंगे पैसा वसूलने के लिए। लेकिन आप हरियाणा पंजाब के किसानों ने दिखा दिया कि किस तरीके से देश को बचाएंगे। और साफ कहेंगे हम कि इस देश को हमने आंदोलनों के बल पे पाया है और आंदोलनों के बल पे बचाएंगे। और राजनीतिक पार्टियां ये तो वक्त दर वक्त आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन ये मुल्क में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, जो बिरसा मुंडा का सपना था, जो महात्मा गांधी का सपना था, उस सपने पे चलेगा, न कि सावरकर के सपने पे चलेगा। मैं इसलिए सावरकर को यहाँ पर कोट कर रहा हूँ कि अभी संसद भवन का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को वहाँ पर जरूरी नहीं समझा। साफ तौर पर आप देश का राष्ट्रपति दलित को बना देंगे, कहेंगे आदिवासी को, लेकिन उसको सम्मान नहीं देना चाहते। ये मनुवादी ब्राह्मणिकल जो सोच है वो इसको ये बनाती है। तो साफ तौर पर पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से जो भारत में जो नफरत का माहौल खड़ा करके जो है एक पार्टी लगातार जो है हर दिन मंदिर मस्जिद करती रहती है। जो है ये तो
पिछले जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, वो भी दलित से थे। ये तो आदिवासी समाज से, ट्राइबल कम्युनिटी से, उन्होंने तो कह तो रहे हैं कि हम जो पिछड़े हैं उनको भी अपलिफ्ट कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं, उनका भी। कहाँ पर उत्थान कर रहे हैं? राष्ट्रपति बना कर। नहीं, आप एक राष्ट्रपति माने कि 2 सदन होते हैं, जी, लोकसभा, राज्यसभा। आप राष्ट्रपति को ये इस लायक ही नहीं समझ रहे हैं कि वो जाकर के उनका उद्घाटन करें। इसके पहले भी जो जाके वहाँ पर पूजा अर्चना की, उसमें भी कोविंद जी को उन्होंने नहीं बुलाया। मतलब साफ तौर पर है कि ये दलितों को, ओबीसी को, आदिवासी को ये सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर वोट लेने वाली पार्टी है। और साफ तौर पर कहें, ये आरएसएस का एजेंडा है और आरएसएस के इस एजेंडे के तहत ये यहाँ पर कर रहे हैं। और साफ तौर पर हम कह रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि हमने दलित को बना दिया, हमने ओबीसी को बना दिया, क्या बताइए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपराधी दलित ओबीसी ही है, मुसलमान ही है अपराधी। 54% से अधिक लोगों को जो इनकाउंटर में मारे गए हैं या पैरों में गोलियां मारी गई हैं वो मुसलमान हैं। उसके अलावा बड़े पैमाने पर दलित ओबीसी है। आखिर में यहाँ पर क्या हम ये नहीं कह रहे कि किसी को आप बेवजह गोली मार दीजिए, लेकिन हम क्या पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप हर दिन कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हम सुधार रहे हैं। अभी आजमगढ़ में हम लोग बैठे हैं, आजमगढ़ में एसपी साहब हर दिन बताते हैं कि हम नई गैंग रजिस्टर किए, नए लोगों को की हिस्ट्री से खोले। वो तो कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलाकर माफिया लोगों को एकदम एक्सटर्मिनेट करना चाहते हैं, एकदम वाइप आउट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। देखिए, आपकी बार जो है मतदाता बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। अच्छा, पूरा चलाएगा मतदाता बुलडोजर। आपकी जो बुलडोजर चलेगा तो इनका पूरा का पूरा सफाया हो जाएगा। और साफ कह रहे हैं कि ये जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स है, आप विध्वंस की पॉलिटिक्स कभी भी निर्माण की बात कर ही नहीं सकती है। इन लोगों के दिमाग में हर समय विध्वंस ही रहा है। ये चाहे बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया उन्होंने, चाहे आज बुलडोजर के नाम पे जो विध्वंस कर रहे हैं। आप बताइए, एंटी भूमाफिया स्क्वाड उन्होंने बनाया है। आप जाके देखिए, दलितों का घरों पे इन्होंने बुलडोजर चलाया है। आप जाकर के आजमगढ़ में देखिए, बगल में निजामबाद से बगल में चंद किलोमीटर की दूर पे जो है खिरिया बाग में जो है आज 10 महीने से किसान बैठे पे हैं। क्यों बैठे हैं? इसलिए कि अक्टूबर महीने में जबरन इन्होंने माफी करने की कोशिश की और कहा कि हम इन घरों को 4,500 घरों को हम नेस्तानाबूद करके यहाँ पर एयरपोर्ट बनाएंगे। जनता खड़ी हो गई और जनता ने कहा एक कदम हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और सरकार को अपनी परियोजना को स्थगित करना पड़ा, लेकिन रद्द करने के अपनी डिमांड पे जनता बैठी है। इसी तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे जनता वहां पर कह रही है कि हमको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं चाहिए। हम जानते हैं ना कि आप अडानी अंबानी के लिए इसको बना रहे हैं। नहीं जान रहे हैं इस देश में बच्चा बच्चा जान गया है कि जो नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है वो अडानी के नाम पे हो रही है। इसे आखिर में एक ही इनको उद्योगपति मिला है। आप बताइए, गुजरात के तमाम बंदरगाहों पे जो है बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स उतर रहा है। कहाँ जा रहा है ड्रग्स? अगर ड्रग्स उतर रहा है तो मतलब ड्रग्स कहीं से मंगाया जा रहा है, और ड्रग्स मंगाया जा रहा है तो कौन मंगा रहा है? और ड्रग्स जब इतना पैमाने पर ड्रग्स पकड़ा जा रहा है तो सिंपल सोचिए कि सप्लाई कितना हो जा रहा होगा। क्या कर रहे हैं आप? इस मुल्क के नौजवानों को धर्म के नाम पर जो है नशा करा रहे हैं और ड्रग्स का नशा करा रहे हैं। आज लगातार आप कहते हैं कि हम जो है लगातार कहते हैं कि हमने किसानों को जो है, अभी आप बात कर रहे थे या 5 किलो अनाज की बात कर रहे थे। आप सरसों के तेल के दाम से लेकर डीजल पेट्रोल के दाम से लेकर हर चीज का दाम बढ़ गया है। आज स्थिति है कि पूरा पूर्वांचल से लेकर बिहार से लेकर झारखंड तक सूखे में है, बिजली नहीं है। और बिजली कर्मी पिछले दिनों निजीकरण के खिलाफ जब वो हड़ताल पे गए तो उन बिजली कर्मियों के ऊपर इन्होंने मुकदमे पंजीकृत कर दिए। आप देश को बेचना चाहते हैं और जब देश को बेचने के खिलाफ लोग खड़े होते हैं तो आप उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करते हैं। डॉक्टर कपिल को हमको नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर कपिल क्या कर रहे थे? बच्चे ऑक्सीजन की कमी से माननीय योगी आदित्यनाथ, जो कि एक संत है, महंत उनको कहा जाता है, गोरखनाथ धाम के जो है मठ के, और उनके शहर में बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं।
डॉक्टर कफील का गुनाह यही था कि उन्होंने ऑक्सीजन लोगों को प्रोवाइड करवाया, और आपने उनके ऊपर क्या लगाया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। एक कविता लिखी है कि भगत सिंह इस बात न लेना काया भारतवासी की, मिलेगी सजा फांसी की। तो यही मामला है कि इस मुल्क में आज आप अगर इस बेहतरी की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, तो लोकतंत्र की बात करेंगे, तो आपको कहा जाएगा कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, आप एंटी नेशनल हैं। मैं पूछना चाहूँगा खासकर युवा बेरोज़गारी पे मैं हर जगह इसको एड्रेस करता हूँ, संबोधित करता हूँ। जो हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उसमें भी पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और युवा ही एक लीडरशिप में आगे बढ़ता है आगे जा कर के। खासकर जो इलाहाबाद में रहते हैं, दिल्ली में मुखर्जी नगर बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, और अलग अलग शहरों में जो तैयारियाँ करते हैं 5 साल 4 साल, घर का अच्छा खासा पैसे भी लगता है वहाँ पर तैयारी करते वक्त, रहने का, खाने का। आखिर में नौकरी नहीं मिलती है, वैकेंसीज़ आती हैं तो वो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, भरी नहीं जाती हैं, उस पेपर लीक हो जाता। तो इस चीज़ों पे क्या कहेंगे, कि आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं कि कुछ वैकेंसी फिल हुई है या फिर सिर्फ युवाओं को डिसअपॉइंटमेंट में और डिस्ट्रेस में छोड़ दिया गया है? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज के दौर का किया, और आपने इलाहाबाद की बात किया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, और इलाहाबाद एक दौर में पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, और आज क्या हो गया है, वो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड हो गया। एक लिहाज से पूर्वांचल का गरीब तबका वहाँ पर जाकर के पढ़ पाता है। एक तो आपने उस यूनिवर्सिटी की वैल्यूज़ को आपने लगातार गिराते गए। क्यों? क्योंकि वो इलाका ये था कि वहाँ पर आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर, देवरिया से लेकर बिहार तक के लड़के, रीवा तक के लड़के, मध्य प्रदेश तक के लड़के उस यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में पढ़ते थे, IAS-PCS बनते थे। लेकिन आपने उसको ध्वस्त किया, और आज क्या बन गया है, इलाहाबाद आज आत्महत्या का गढ़ बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हर हफ्ते इलाहाबाद के कमरों में जो है 2-2 बच्चे, 1-1 बच्चे, 3-3 बच्चों की लाशें मिलती हैं। ये आप कौन सा देश बना रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि हम विकास कर रहे हैं, सिर्फ आप हाईवेज बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, आप जो है मेट्रो बना रहे हैं। इस देश का विकास नहीं हो सकता है। आप जो बात कर रहे थे कि मुखर्जी नगर की बात कहे थे, आप जाके देख लीजिए मुखर्जी नगर के हालात क्या हैं। एक और बच्चा, हम लोग आज विश्वविद्यालयों में पढ़ लिए, कितनी मुश्किल से पढ़े। किसी के पिता जो है गेहूं पैदा किए, चावल पैदा किए, और उन्होंने उसको बेच करके दिया, तो जाकर के बच्चा जो है इलाहाबाद गया, DU गया, JNU गया। और आपने क्या किया, आपने JNU जैसी यूनिवर्सिटी को आपने, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिक्स थी नफरत की, वो उसको लगातार कंडम करती थी। जामिया को, ANU को इन्होंने बर्बाद कर दिया। हमने देखा है नागरिकता आंदोलन के दौर में इन्होंने किस तरीके से JNU में इनके गुंडा लंपट तत्वों ने वहाँ पर मारपीट किया, AMU में, जामिया में वहाँ पर गोलियाँ नहीं, गोले बरसाए गए जो है, और वहाँ पर छात्रों के ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। पूरे जगह जगह पर विश्वविद्यालयों में आपने छात्र संघ को ख़त्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर छात्र संघ रहेंगे तो रोजगार की बात करेंगे, छात्र संघ रहेंगे तो वो बात करेंगे कि जो आपका फीस है वो क्यों बढ़ाई जा रही है। पूरा का पूरा एक जो है निजीकरण की तरफ फीसें ली जा रही है। और छात्र संघ रहेंगे तो आप जो ये नफरत की राजनीति बो रहे हैं इस देश में, छात्र राजनीति, इसको हर समय इसको जवाब दिया है। अब इसी इलाहाबाद में अशोक सिंघल को नहीं घुसने दिया गया था। ये इतिहास रहा इन विश्वविद्यालयों का। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से दक्षिणपंथी राइट विंग का जो एक टोली है, राइट विंग का जो एक क्लैट है, वो जिस तरीके, जैसे RSS की बात कर लें, बजरंग दल की बात कर लें, हिंदू महासभा, इस तरीके के जो आउटफिट संस्थान हैं, क्या आपको लगता है कि ये नफ़रत फैला रहे हैं देश के अंदर, कम्युनिटी के बीच में हेट्रेड, तनाव, नफ़रत और मुतनाज़ा पैदा कर रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि कहा यह जाता है कि बीजेपी तो एक पॉलिटिकल आउटफिट है, यानी कि पॉलिटिक्स में एक्टिवली पॉलिटिक्स करी, लेकिन वहाँ से कहाँ से उनको फीड किया जाता है? RSS के थ्रू कि कौन से मुद्दे आपको प्रपोज करने, कौन से लाने हैं, कौन सी चीज़ें आपको कब लानी है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आती, इस तरीके की चीज़ें कही जाती हैं। देखिए, थोड़ी सी बात लंबी होगी,
हमको कब मालूम चला कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? हमको कब मालूम चला कि हर काली चीज़ जो है गंदी होती है, वो चाहे इंसान ही होता है। बेसिकली हमारी जो वैचारिकता है इसको संघ एड्रेस करता है। और आज जब हम यहाँ पर बुलडोज़र की बात कर रहे हैं और बुलडोज़र के नाम पर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर तमाम जगह पे ये लोग योगी बाबा का बुलडोज़र कह रहे हैं। योगी बाबा के बुलडोज़र को लेकर अमेरिका में एक इन लोगों ने वहाँ पर निकाला झांकी बुलडोज़र की और बताया उसको न्याय का प्रतीक और माफिया के खिलाफ। बाद में वहाँ पर सरकार ने उस पर जो है उसको अपनी गलती मानी और कहा कि इस तरह की यहाँ पर जो की हरकत की गई ये आइंदा न की जाए। मतलब कि आप जो ये व्याख्या दे रहे हैं बुलडोज़र की, ये हिंसा की व्याख्या है। इस देश में गांधी का देश है और गांधी के देश में आप हिंसा से जो है आप सोच रहे हैं चीज़ों को हल कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा मामला कि आज आप कह रहे हैं ना कि बुलडोज़र, बाबा का बुलडोज़र, हम आपसे आपके माध्यम से कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 में 2008 में तमाम जो हेट स्पीचेस दिए थे वो मुकदमे लगातार तमाम न्यायालयों में अभी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। और एक इसके पिटिशनर परवेज परवाज साहब थे, उनके ऊपर एक फेक केस लगा करके उनको आजीवन कारावास करवा दिया गया था। सरकार ने उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही जो है। और आज हम सोचते हैं कि योगी जी आप कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, तो आपके ऊपर भी तो आरोप है, आपके मंत्रियों के ऊपर आरोप है, सेंगर से लेकर चिन्मयानंद से लेकर तमाम लोगों के ऊपर आरोप है। और यहाँ तक कि अभी योगी जी के गोरखपुर में, अभी आप छात्रों की बात कर रहे थे ना, योगी जी के गोरखपुर में कुलपति और एक प्रोफेसर को जो है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। और यही पुलिस जो गरीबों के ठेले खुमचे को बुलडोजर से तोड़ने की बात करती है, जाकर के किसी बस्ती को तो ढा देती है, यही पुलिस को वहाँ पर एबीवीपी के लोग पीटते हैं, इनके टोपी उतार देते हैं, इनके वर्दी पे हमला करते हैं। तब देश पे हमला नहीं है। और ठीक उसी समय एक घटना और होती है कि सर्व सेवा संघ बनारस में है, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को लेकर उसको स्थापित किया गया। विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन देश नहीं दुनिया में जाना जाता है कि उन्होंने भूदान करवाया, उस विनोबा भावे पे ये आरोप लग गया कि उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करवा करके सर्व सेवा संघ की स्थापना करवाई। जहाँ गांधी के विचार पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर वार्ता होती है। जो सर्व सेवा संघ जो है आपातकाल में जेपी के रहने का ठिकाना बना था, हिस्टोरिकल जगह थी जो है, उस सर्व सेवा संघ पर इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। और इसके किस लिए कब्जा किया सर? इसलिए कब्जा किया है कि वो जमीन वो अडानी को देंगे और वहाँ पर एक नमो घाट बना है। ये मैं साफ कह रहा हूँ कि ये जो आस्था और विरासत के नाम पर जो खेल खेल रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिए हो, चाहे फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया हो, चाहे आज घाट की जो पॉलिटिक्स करके नमो घाट के नाम पर ये जो गिराने का बात कर रहे हैं, ये लोग दरअसल जिस तरीके से अंग्रेज इस देश की ज़मीन पे कब्जा करना चाहते थे, ये लोग उस ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। ये एक प्रकार से पूरी की पूरी आने वाले दौर में सभी इस तरह की ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। और यूपी सीडा ने अभी बोला है कि ग्राम सभा की ज़मीनों को एक्वायर करेगी और उसको एक्वायर करके उसको जो है औद्योगिक क्षेत्र बनाएगी। मतलब सब कुछ मुनाफे के लिए। मैं दो सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप ब्रीफ में उसका जवाब दें। ये जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो रही, इस पे आपकी क्या राय है? ये होनी चाहिए? इससे तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, लखनऊ और दिल्ली से बैठ करके इस तरीके के संबोधन तो कर देते हैं, इस तरीके के बयान तो दे देते हैं, लेकिन जो गांव की जनता है, जो रिमोट एरिया की जनता है, उस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। जो आपस में सद्भाव के साथ रहते हैं लोग, उसमें एक वैमनस्य पैदा हो रहा है, उसमें द्वेष की जो मात्रा है वो बढ़ रही। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संक्षिप्त में आप बताएं। देखिए, एक दोहा है, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहीमाना, आपस में लड़ लड़ मरत, मरम न कोनो जाना।
और हम आज जो मौजूदा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इनको कहा गया जब उत्तर प्रदेश में आ रहे थे, इसके पहले था कि गुजरात मॉडल और मोदी का मॉडल के रूप में पेश किया गया। लेकिन जिस मठ से योगी जी आते हैं, उस मठ का बाबा गोरखनाथ से जुड़ाव है। और वो गोरखवाणी कहती है कि हसबा खिलबा मन में रहिला बोलबा अमृत बाड़ी, अगला अग्नि होबा तो होबा तू पानी। मतलब हंसेंगे खेलेंगे अमृत बाणी बोलिए, अगर सामने वाला आग है थे अवधू तुम पानी हो जाओ। और उसी के जस्ट थोड़ी दूर पर कबीर हैं, वो कहते हैं मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हुए। बचपन से हमको पढ़ाया जाता है, हम कैसे इसको झुठला देंगे। और एक छोटी सी बात कर रहे हैं, आज ये लोग जो हमारी हिस्ट्री से, हमारी जो नई शिक्षा पद्धति से ये चीज़ों को जो ला करके हटा करके निकाल रहे हैं, ये पूरे के पूरे नैतिक शिक्षा को निकाल रहे हैं, ये पूरा जो हिस्टोरिकल जो तमाम घटनाएं हैं उनको हटा रहे हैं, ये मानवाधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, संवैधानिक मूल्य, इस तरह के जो तमाम चीज़ें हमारी उसमें से वो हटा रहे हैं। तो साफ तौर कर रहे हैं कि ये एक ऐसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो समाज सोच न सके, जो समाज पंगु हो, जिस समाज में, और जो समाज सोच नहीं सकेगा, पंगु होगा, वो कौन सा समाज होगा? वो मनुवादी समाज बनाने की इनकी कोशिश है। और भारत की जनता, साफ तौर पे कहें कि भारत की जनता ने इस मुल्क को लड़ कर के पाया है, खैरात में नहीं पाया है। हमने शहादतें दी हैं। जो बात कहते हैं ना, कि बात कहते हैं कि आपने जो बात कही, कि मैं उस लास्ट में जाता हूँ कि हिंदू मुसलमान एक समझ लीजिए कि एक ताना बाना है ये। अगर आप इसको छेड़ेंगे तो इस मुल्क का जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा। इसीलिए बड़े पैमाने पर जब पाकिस्तान बनता है तो बड़े पैमाने पर यहाँ मुसलमान कहता है कि हम नहीं जाएंगे। और मैं तो कहूँगा, एक बहुत उसको लोग बहुत कुछ लोग पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, कुछ लोग को नेगेटिव तरीके से देखते हैं। आजकल देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से तमाम इधर से उधर लोग चले जा रहे हैं, शादी कर ले रहे हैं, प्रेम मोहब्बत कर ले रहे हैं। आप नहीं रुक सकते हैं। आप कभी भी प्रेम को जो है, चाहे किसी भी स्तर की प्रेम हो जो है उसको नहीं रोक सकते। और मुझे लगता है कि हमको जो अपना कूप पंडूप माइंडसेट है उसको थोड़ा ब्रॉडर करना चाहिए। और हमको जात के नाम पर, लिंग के नाम पर, रंग के नाम पर, क्षेत्र भय के नाम पर हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरह का कोई भी हम करते हैं तो हम अपने मुल्क को तोड़ रहे हैं। योगी जी विधानसभा में तो आरोप ये भी लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी जब थी तो वो दबंगों को, गुंडों को भरण पोषण करती थी। बहुत संक्षिप्त में जवाब दें। हाँ, देखिए ना उनको कि एक सांसद अतीक अहमद जी, उनको मीडिया के सामने जो है उनका गमछा हटा के कनपट्टी पे गोली मार दी गई। भाई, ये आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ को आप एक बहुसंख्यक समाज को जो है आप संदेश देना चाहते हैं, लेकिन आपने यही तो संदेश दिया कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। योगी जी कहते हैं, चैनलों पे बैठ करके कहते हैं कि क्या कहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है। मोदी जी आते हैं आजमगढ़, कहते हैं कि योगी जी ने सुधार दिया। भाई साहब, जो ये गुंडा लुम्पेन की भाषा है। और अगर आप भारत को ये सोच रहे हैं कि गुंडई के बल पे, लुम्पनिज्म के बल पे इस तरह से आप चला लेंगे तो आप नहीं चला पाएंगे। और आने वाले भविष्य में जो ये लोग सोचते हैं ना कि इनको लग रहा है कि नहीं हमने भारत पे राज कर लिया, अभी भारत को कितना दिन हुआ? अभी तो 75 साल ही हुआ है ना। भारत को बने 75 साल हुआ। एक इंसान को बनने में 60-70 साल उसके लिए उम्र होती होगी। एक मुल्क सदियों में बनता है। और आने वाले दौर में हमने देखा है कि इंदिरा सरकार को भी देखा है, उसके भी दमन को देखा है, हमने अंग्रेज़ों के दमन को देखा है। और मोदी जो पूरा नफरत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, निसंदेह मैं साफ कहूँगा, चाहे विश्वनाथ मंदिर के सवाल पे, ज्ञानवापी के सवाल पे, चाहे मथुरा के सवाल पे, चाहे अभी राम मंदिर के सवाल पे, ये आगामी चुनाव की पॉलिटिक्स को लेके जाने चाहेंगे। लेकिन जो पूरी दुनिया में इस बात को देख रही है
कि जिस तरह से इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भारत का ढह रहा है। भाई इन्होंने नोटबंदी किया, इन्होंने जिस तरीके से अभी 2000 की नोट फिर से कहा कि नहीं फिर से आप भैया, तो आप बता रहे हैं कि आपका जो इकोनॉमिकल ढांचा टूट रहा है। और अगर जो आम आदमी है उसके लिए जो है ना, जब रोजी रोटी का सवाल आएगा तो रोजी रोटी के सवाल में वो अपनी रोटी को ही चुनेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर रोटी नहीं मिलेगी तो उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। ये थे हमारे साथ राजीव यादव जी, जो निज़ामाबाद विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, सोशल एक्टिविज़म करते हैं। मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बता दिया। इन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बहुत अनहेजिटेटिंगली और ब्लंटली जवाब दिया, बहुत खुल करके वाकपटु होकर के जवाब दिया, मुखरता के साथ जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।